के बाद से राहत मिलना आरंभ हो जाएगी, क्योंकि उसमें बारिश भी होगी, बादल भी हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने अपना प्रकोप इस कदर चला दिया है कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग अपना काम, अपना व्यापार, अपनी दिनचर्या को अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। हीट वेव का काफ़ी ज़्यादा असर है, जिसको लेकर हर बार मौसम विभाग की बात कही जाए तो हमेशा मौसम विभाग लोगों के लिए अपडेट देता रहता है कि कौन कैसे किस समय पर निकले और इस मौसम से, इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचाए। इस वक्त हमारे साथ आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जी मौजूद हैं। मौसम के बारे में इनसे अपडेट लेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी का कहर बरस रहा है, लोग अपने आप को इस भीषण गर्मी में किस तरीके से सुरक्षित रखें और मौसम को लेकर यूपी में कब ठंडक मिलेगा यूपी वासियों को, इन सभी कुछ मुद्दों के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, टीवी 24 पर आपका स्वागत है। जी नमस्ते। सर, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में आप भी मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौसम का जो गर्मी जो पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम को लेकर फ़िलहाल क्या अपडेट है? देखिए, जो वर्तमान स्थिति है, इस समय उत्तर प्रदेश में कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, जिस वजह से मौसम सामान्यतया साफ बना हुआ है। और ये ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो होता है वो धरती, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वो ओवरहेड होता है, हमारे सीधा ऊपर होता है, और सूरज से धरती की दूरी वो अपेक्षाकृत कम होती है, तो इसका जो हीटिंग पोटेंशियल होता है वो भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ की साफ़ मौसम होने की वजह से दिन भर डायरेक्ट सोलर रेडिएशनल हीटिंग हो रही है, जिसको हम हिंदी में विकिरणीय ऊष्मन कहते हैं, तो वो एक कारण है ताप बढ़ने के लिए। दूसरा कारण जो है वो ये है कि इस समय पूरे प्रदेश में पछुआ हवाएं चल रही हैं, जो कि पश्चिमी क्षेत्र से आ रही हैं, यानी कि पाकिस्तान के गर्म इलाकों से या फिर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से। ये हवाएं भी काफ़ी गर्म हैं, ये गर्म और शुष्क दोनों हैं। तीसरी जो लार्ज स्केल फीचर है वो ये है कि इस समय मॉडरेट टू वीक एल नीनो कंडीशन है। और एल नीनो ईयर में क्या होता है कि भारत के ऊपर एक एनॉमलस एंटीसाइक्लोन होता है, प्रतिचक्रवात, और इस प्रतिचक्रवात का दो काम होता है। पहला तो ये कि जनरली क्लियर वेदर कंडीशंस रहती हैं, और दूसरा इनसे गर्म हवाओं का अधोगमन होता है। तो ये गर्म हवाएं अधोगमन के कारण भी हमारे ऊपर आ रही हैं। और जो एक चौथा कारण है वो ये है कि इस वर्ष ऐसा देखा गया कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी वजह से कि प्री मानसून थंडर शावर्स होती थी, उनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति काफ़ी कम रही। जो आई भी वो पश्चिमी विक्षोभ अपेक्षाकृत कमज़ोर रहे, तथा उनका मैदानी इलाकों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ऊपर प्रभाव लगभग नगण्य रहा, जिसके कारण कि प्री मानसून थंडर शावर्स बहुत कम हुई। तो ये तीनों चारों कारण हैं जिसके कारण कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। और बीच में एक हफ्ते की राहत थी, उसके पहले भी लगभग 2 हफ्ते तक लू से प्रचंड लू की परिस्थितियां देखी गई थी। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी भी अगले 3-4 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, 16 जून तक। तो 16 जून तक उत्तर प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, यानी कि 75% स्टेशंस पर जो है वो लू से भीषण लू की परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है। अगले 16 जून तक अभी कोई प्रभावी वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि 16 जून के बाद जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में, गोरखपुर बेल्ट में पूर्व हवाएं बंगाल की खाड़ी से आना शुरू करेंगी, जो कि अपेक्षाकृत ठंडी और नम दोनों होंगी। तो फिर 17 जून से वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के लिए परिस्थितियां बन रही हैं, और जो आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगी। इसलिए 17 जून से थोड़ा सा जो हीट वेव का एरियल कवरेज है उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन
दक्षिणी इलाकों में इनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो आगरा के आसपास का जो सेमी एरिड वेस्टर्न जोन है, बुंदेलखंड रीजन, सेंट्रल प्लेन का सदर्न एरिया, विंध्य रीजन, तो यहाँ पे तापमान आने वाले 4-5 दिनों तक जो है वो इसी परिस्थिति में रहेंगे और लू से भीषण लू की परिस्थितियां जारी रहेंगी। परंतु 16 जून के बाद जो है वो नॉर्दर्न इलाकों में, तराई इलाकों में जो है वो लू की परिस्थितियों से राहत मिलना आरंभ हो जाएगी। अच्छा, पूरे देश में लगभग 270 गर्मी से लोगों की मौत हो गई है। जिस तरीके से गर्म हवाओं का, लू का जो प्रकोप चल रहा है, यूपी की बात कही जाए, लगभग 160 लोग इस गर्मी के कारण उन्हें मौत का सामना करना पड़ा, इस दुनिया में नहीं है। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन सा टाइम थोड़ा सा सही है व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए? क्योंकि देखिए शाम के वक्त भी धूप रह रही है तो भी गर्माहट है, लेकिन बेटर कौन सा रहेगा लोगों के लिए? हाँ, देखिए, अब जहाँ तक कैजुअलिटी की बात है तो उसके लिए तो राहत आयुक्त कार्यालय नोडल एजेंसी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना क्या हुआ है। तो ये स्टैटिस्टिक्स वही बता सकते हैं, वही अथराइज्ड एजेंसी है। जहाँ तक लू के प्रभाव की बात है तो ये पिछले 4-5 दिनों से अभी चल रही है और मैंने पहले बताया कि एक स्पेल मई में भी हुआ था, इंटेंस स्पेल हुआ था। तो दोनों समयों में हमने प्रभावी तौर पर मतलब 4-5 दिन एडवांस से इसके लिए चेतावनी और प्रभाव आधारित पूर्वानुमान जारी किया था। तो जहाँ तक सावधानी बरतने की बात है, देखिए लू जनरली अगर हम कॉमन सेंस की भाषा में बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कि सामान्यतया पब्लिक को भी पता होता है कि कब से कब होगा। तो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो सुबह 10-11 बजे के बाद से लेके शाम को 3-4 बजे तक इसका प्रभाव अधिकतम होता है, जब तापमान अपने पीक पे पहुंचता है। तो इसके लिए जो सावधानियां हैं वो मुख्य रूप से यही है कि आपको इसके एक्सपोजर से जितना हो सके उतने अपने आप को बचाना है। तो अच्छा, उसमें भी जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसका जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो या तो बच्चों पे होता है या फिर वृद्ध लोगों पे होता है या फिर कुछ अशक्त लोग, बीमार लोग, उन पे होता है। तो इन लोगों को जो कि ज़्यादा प्रोन हैं हीट इंड्यूस्ड इलनेस के लिए, बच्चे, वृद्ध या बीमार लोग, उनको जो है वो सीधी धूप में जाने से बचना है, स्पेशली सुबह 10-11 बजे के बाद से लेके 3-4 बजे शाम तक। और उसके अलावा आपको दूसरी जो समस्या होती है वो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। तो प्रथम चीज़ यही है कि आपको धूप में डायरेक्ट एक्सपोजर से बचना है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको उचित मात्रा में ठंडे तरल पेय पदार्थ लेते रहने हैं जिससे शरीर में पानी की कमी न होने पाए। परंतु यदि किसी स्थिति में मतलब अवश्यम भावी है, आपको जाना ही है इस समय में, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। जैसे कि आप निकलते समय जो है वो हल्के सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने और सिर को जो है वो उस पर एक फिजिकल रिस्ट्रिक्शन लगाएं, टोपी लगाएं या हैट लगाएं या छतरी लगाएं जिससे कि सीधा सोलर रेडिएशन ना आने पाए। दूसरी चीज़, जितना हो सके शरीर को ढक के निकलें, पानी पी के निकलें और अपने साथ पानी रखें भी जिससे आप समय समय पर पानी पीते रहें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS या जो दूसरे रिकमेंडेड तरल पेय पदार्थ हैं उनको उपयोग में लें। बाहर निकलने पर भी लगातार जो है वो धूप में खड़े न रहें, जब हो सके तो छायादार स्थान पे रहें। और ये तो सामान्य पब्लिक के लिए हो गया। दूसरी चीज़ होती है जैसे जो वर्कर हैं, लेबर कम्युनिटी हुई या जो फील्ड वर्कर हुए या फिर जो खदानों में, खानों में या जो स्ट्रीट, जो सड़क पे अपने, हाँ, जो सड़क पे अपने काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि यदि संभव हो तो उनके वर्किंग आवर्स को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि उनको इस दोपहर वाली धूप में 11 बजे से 3-4 बजे के बीच में लगातार सीधी धूप में ना काम करना पड़े। तो या तो वर्किंग आवर्स इस हिसाब से मैनेज किए जाएं कि सुबह 11 बजे के पहले और शाम को 3-4 बजे के बाद करके उनसे पूरा काम ले लिया जाए, या फिर अगर वो दोपहर में काम कर रहे हैं तो सीधी धूप में काम करने के बजाय अगर दूसरे तरीके के काम हो जो छाया में किए जा सकते हों या अपेक्षाकृत कम धूप के एक्सपोजर में हो तो वो काम किए जाएं जिससे कि उनको इस डायरेक्ट हीट इंड्यूस्ड इलनेस से, हीट स्ट्रोक या सनबर्न जो समस्याएं होती हैं, इससे बचाया जा सके।
अच्छा, आपने एक बात बोला कि 17 जून से ये कयास लगाया जा रहा है कि मौसम ठंडा होगा, यूपी में बरसात के भी आसार दिख रहे हैं। आपने इसमें कयास और शायद शब्द का इस्तेमाल किया। कितने परसेंटेज की उम्मीद है कि 17 से मौसम ठंडा होगा या फिर यूपी में बरसात होगी? देखिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये पूरे यूपी में नहीं होगा। ये जो एक्टिविटीज़ होंगी, वो जो पूर्वा हवाएं अभी शुरू में आना शुरू करेंगी, वो तराई उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगी, मतलब जो नेपाल की तराई है और जो उत्तराखंड की तराई है। तो इसीलिए मैंने बताया कि उत्तरी इलाकों में इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और शायद लू की स्थितियां समाप्त भी हो जाएंगी वहाँ से, और इसके साथ ही इन इलाकों में बारिश भी होगी। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी तराई इलाका है या जो उससे लगा हुआ मध्यवर्ती इलाका है, वहाँ जो है वो तापमान में 17 जून से प्रभावी तौर पर कमी आना आरंभ हो जाएगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर उसका उतना विशेष प्रभाव नहीं होगा। तो वहाँ पे अगले आने वाले 5 दिनों के लिए जो हमने मध्यम अवधि पूर्वानुमान दिया है, उसमें लू से भीषण लू की परिस्थितियाँ दक्षिणी भाग में जारी रहेंगी, परंतु उत्तरी भाग में जो है वो 16 जून के बाद से राहत मिलना आरंभ हो जाएगी, क्योंकि उसमें बारिश भी होगी, बादल भी आएंगे और हवाएं भी जो अभी गर्म पछुआ चल रही हैं वो पूर्वा हवाओं से रिप्लेस हो जाएंगी। लेकिन जो निचले इलाके हैं, यहाँ पे तापमान में मामूली कमी आएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ बारिश नहीं, उतने बादल भी नहीं होंगे, तो दक्षिणी इलाकों में जो लू की परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी बहुत घटोत्तरी के साथ जारी रहेंगी। अच्छा, आप लोग अलर्ट भी मतलब हर वक्त जारी करते हैं, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट। थोड़ा सा अलर्ट के बारे में मैं दर्शकों को आपके द्वारा पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जिन्हें अलर्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें, अलर्ट तो शब्द समझ रहे हैं पर रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है, ऑरेंज का मतलब क्या होता है, येलो का मतलब क्या होता है, बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। दर्शकों तक आप थोड़ा सा उसका मतलब बताइए कि कौन कौन से अलर्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जो हमारे यहाँ 4 कलर कोड हैं वार्निंग के। पहला होता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब कोई भी चेतावनी नहीं है, तो मतलब जो मौसम है वो सामान्य है, तो आप कोई विशेष प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल हेल्दी इंसान हैं। तो जो येलो अलर्ट होता है वो फर्स्ट कैटेगरी अलर्ट होता है, और उसमें येलो अलर्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर हम लू के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि लू की परिस्थितियां तो जो हैं वो उत्पन्न होंगी, लेकिन वो काफ़ी कम समय के लिए होंगी, सिर्फ दोपहर में, दोपहर के बाद 12-1 बजे से लेकर 2-3 बजे तक। तो वो उसका जो टाइम स्पान है वो 2-3 घंटे का होगा, और वो बस 1-2 दिन पहले शुरू हुई हों या उसी दिन शुरू हुई हों, तो वो एक लंबा ड्यूरेशन तब तक नहीं हुआ होगा। तो क्या होता है कि अगर आप सामान्य परिस्थिति से एक एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं, तो उस समय इनिशियल स्टेज पे आपकी बॉडी इक्विप्ड होती है उसको होल्ड करने के लिए, अगर उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि येलो अलर्ट की स्थिति में जो मतलब ऐसे लोग हैं जो कि उसके लिए विशेष रूप से प्रभावित होने के लिए सुग्राह्य हैं, लाइक बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, उनके लिए वो ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। जबकि जो सामान्य लोग हैं उनके लिए इस स्थिति में भी धूप सहनीय रहती है, तो वो अपने सामान्य काम कर सकते हैं, सिर्फ एक्सट्रीम पीक आवर को छोड़ के। दूसरी उससे हायर कैटेगरी जो होती है, अच्छा इसको हम अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं बी वॉच, मतलब आप वॉचफुल रहें, आप परिस्थिति को ध्यान में रखें, अभी बहुत कुछ सीवियर कंडीशन नहीं है। दूसरी चीज़ जो होती है वो ऑरेंज अलर्ट होता है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो 1 ऑर्डर हायर कैटेगरी है येलो अलर्ट की तुलना में। ऑरेंज अलर्ट में क्या होता है, अगर हम उसको सामान्य पब्लिक की भाषा में बात करें तो उसका मतलब होता है बी अलर्ट, मतलब आप जो है वो तैयार रहें, सतर्क रहें। स्थिति जो है वो हाँ बिगड़ रही है, अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है लेकिन बिगड़ रही है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर में, जैसे जो बीमार या बूढ़े और बच्चों के अलावा जो जन सामान्य है, उसके भी प्रभावित होने की संभावना रहती है। ये तब दिया जाता है जब या तो हीट वेव का, लू का ड्यूरेशन लंबा हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर रात का भी तापमान काफ़ी ज़्यादा है
तो सुबह में जो है वो 40 डिग्री 42 डिग्री तापमान जो 12 बजे पहुंचना चाहिए वो 10 ही बजे पहुंच जाता है। तो वो हीट वेव की सिचुएशन जो है वो 11 बजे से शुरू होकर शाम को 4-5 बजे तक कंटिन्यू करती है। तो जो वो 2 घंटे का स्ट्रेच होना चाहिए था वो 5-6 घंटे का हो जाता है। तो आपका जो एक्सपोजर टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एक्सपोजर टाइम बढ़ता जाएगा उसका प्रभाव भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। उससे थोड़ी देर के लिए ज़्यादा एक्सपोजर होने पे वो समहाउ मैनेज कर लेती है, लेकिन जब लंबे समय के लिए होता है तो बॉडी की फिजियोलॉजी उसमें डिस्टरबेंस होने लगता है। तो इस वजह से उसमें जो सामान्य लोग भी हैं उन पे भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि स्थिति जो है वो सामान्य से सामान्य नहीं है, असामान्य होने वाली है या हो चुकी है। तो इसलिए आप सतर्क रहें और ये जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं इनको केयरफुली फॉलो करें। तीसरा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट होता है वो रेड अलर्ट होता है। रेड अलर्ट उस स्थिति में जारी किया जाता है, अगर उसकी हम भाषा में बात करें तो उसको हम कहते हैं टेक एक्शन। मतलब अब आप मतलब अधिकतम लेवल पे ये पहुंच चुका है, अब आपको जो है वो इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो वो ऐसे होता है कि या तो ये परिस्थितियां पिछले कई दिनों से जारी हैं, तो वो बॉडी की जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है वो सेचुरेट हो चुकी है, मींस इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसका ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो वो ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से जो है वो हमारी बॉडी पे उसके और पिछले अगर कई दिनों से चल रहा है तो उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आता जाता है। जैसे डेली वही उसी हीट सिनेरियो में आप रह रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे अगर डेली कूल डाउन हो जा रहा है, सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए हो रहा है, देन यू हैव टू वर्क अगेंस्ट दैट हीट स्ट्रोक ओनली फॉर 1 और 2 आवर्स। लेकिन जब आपको पता लगा पिछले 5-7 दिनों से चल रहा है और वो 2 घंटे का होने के बजाय 5-7 घंटे का हो रहा है, नाइट टेम्परेचर भी ऑप्टिमम टेम्परेचर से काफ़ी ऊपर है, तो फिर वो स्थिति जो होती है इस क्यूमुलेटिव कई दिनों के इफेक्ट के कारण जो है वो बॉडी फिजियोलॉजी जो है फिर वो रिस्पांस देना कम कर देती है। तो मतलब वो सिचुएशन जो होती है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है। तो उसमें है कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि ये जो चीज़ें बताई गई कि सीधे धूप के एक्सपोजर से बचना है पीक आवर्स में, और अगर आपको एक्सट्रीम केस में जाना भी पड़ रहा है तो सीधा धूप के एक्सपोजर से चाहे जैसे बच्चे आप टोपी लगाए रहें, छतरी लगाए रहें, सीधी धूप में कम से कम खड़े हों। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ठंडे तरल पेय पदार्थ या फिर आपका ORS या जो भी और भी रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो यूज करते रहें। तथा अगर कोई समस्या होती है हीट इलनेस रिलेटेड तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने बताए या जो राहत विभाग बता रहा है उसको फॉलो करते हुए इमीडिएट एक्शन लें। क्योंकि जो हीट स्ट्रोक की समस्या होती है तो उससे कई मतलब मेडिकल इमरजेंसी आ जाती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उससे बचें। अभी कौन सा अलर्ट चल रहा है? शायद ऑरेंज अलर्ट आप लोगों ने जारी किया। नहीं, इस समय रेड अलर्ट है। अभी रेड? हाँ, उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। सारे जिलों में नहीं है वो रेड अलर्ट। तराई उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं कुछ जिलों में रेड अलर्ट है जहाँ पे कि तापमान जो है वो सामान्य से 6-7 डिग्री ऊपर है। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से विंध्य रीजन, बुंदेलखंड रीजन और आगरा डिवीजन के आसपास के क्षेत्रों में रेड अलर्ट है। यहाँ पे तापमान जो है वो 44-45 डिग्री से ऊपर बने हुए हैं और कुछ एक स्थानों पे ये 47 डिग्री को भी पार कर रहा है। जैसे कि इलाहाबाद पिछले 2-3 दिनों से कंसिस्टेंटली 47 डिग्री से ऊपर है, कानपुर 47 डिग्री के आसपास मेंढर कर रहा है। और उसके साथ ही जो बुंदेलखंड का एरिया है वहाँ पर रात का तापमान भी जो है वो सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर हो गया है। तो वहाँ पे अगले 2 दिनों के लिए उष्ण रात्रि की भी संभावना बनी रहेगी। तो जहाँ पे उष्ण रात्रि और लू दोनों चल रही है वहाँ पे मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है वही सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर चला गया है। तो मतलब ये कंडीशंस जो होती हैं वो अगर एक लंबे समय के लिए परसिस्ट करती हैं तो आदमी के लिए समस्याएं बढ़ती हैं। तो इस समय अगले 15-16 जून तक जो है वो कुछ एक सिलेक्टेड इलाकों में जो मैंने आपको बताए इनमें जो है वो रेड अलर्ट है। और 16 जून के बाद जो है वो तराई इलाकों में थोड़ी राहत मिलने की संभावना बन रही है।
तो ये थे हमारे साथ मौसम विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मौसम ने करवट लिया है और मौसम का जो कहर बरस रहा है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में काफ़ी ज़्यादा अगर बात कही जाए तो तापमान है। प्रयागराज का इन्होंने नाम लिया कि पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तापमान है, गर्मी का 47 डिग्री से ऊपर जा रहा है वहाँ पर सेल्सियस। और अगर बात की जाए तराई इलाकों के बारे में तो 16 जून के बाद 17 जून से ये संभावना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होगी और जिस जिस जिलों में बारिश होगी वहाँ पर राहत की संभावना जताई जा रही है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश अभी नहीं हो सकती है, मौसम ऐसे ही रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन्होंने अलर्ट के बारे में जो जानकारी दी है कि 4 कैटेगरी के अलर्ट होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 4 प्रकार के जो अलर्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो अलर्ट होता है जिसमें डर की बात होती है, गुंजाइश होती है, वो होता है रेड अलर्ट, जो फिलहाल यूपी के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन्होंने ये भी बताया कि राहत विभाग जिस तरीके से बता रहा है कि किस तरीके से अपने आप को, व्यक्ति को बचा के रखना है, सुबह के 10-11 बजे तक बाहर निकले, कम से कम कोशिश करें कि 11 बजे के बाद से लेके 3-4 बजे तक बाहर निकले धूप में। अगर निकलते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकले, छतरी लेकर निकले, ऊपर से चेहरे को कवर करके निकले, ओवरऑल कवर करके निकले, कोशिश करें ना निकले। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस बार परेशान कर रहा है, कई लोगों की मौत हो गई है। इन्होंने सजेशन दिया, उस हिसाब से लोगों को कार्य करना चाहिए, तभी मौत में भी कमी आएगी और लोग बच के भी रहेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।